वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैंने जैसा कि मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इवनिंग टाइम में हम वापस से मिलेंगे। और जो इस साल जो स्कूल एजुकेशन में जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो CBSE ने जो एग्ज़ाम लिया था उसका पेपर हमारे पास है। सभी बच्चों के पास भी पेपर होगा, तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे कि ये पेपर जो है वो कैसा रहा था। तो उसी हिसाब से आप अपना एवेल्यूएशन कर सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 इसमें टोटल क्वेश्चन जो 13 थे, इंटरनल चॉइसेस आर देयर, और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में और समझेंगे कि आखिरकार इस पेपर में क्या था क्या नहीं था। सबसे पहले मैं पेपर का ओवरऑल रिव्यू करके दिखा दूं। रिव्यू बहुत पहले कर लिया होगा लोगों ने, क्योंकि पेपर आज से काफ़ी पहले हो चुका है, 28 तारीख को एग्जाम हो चुका था। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इस बार का जो एग्ज़ाम था, इस बार का जो पेपर था क्लास 12th के लेवल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे उनका लैंग्वेज थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। और जहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो वहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूँ तो सारे ईजी थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में मॉर्निंग के वीडियो में आपको बताया था, तो हमारा सेट 1 के अंदर थर्ड क्वेश्चन जो था, अलग अलग बच्चों को अलग अलग सेट्स आए, तो उसी हिसाब से सेट 1 के अंदर हमारा पहला ही क्वेश्चन था जो मॉर्निंग में मैं आपसे डिस्कस करके गया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू नेगेटिव किस कंडीशन में हो सकती है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर जब आप करने जाओगे तो बहुत सिंपल है। देखो, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। सबसे पहले टर्म निकालनी है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना। ये नेगेटिव कब होगा इसको देखना था। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग में भी बताया था। हमेशा ध्यान रखें, ये होता क्या है, ये होता है नेट फैक्टर, ठीक है, ये होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से आप डिफरेंस कर दोगे या सब्सट्रैक्ट कर दोगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इसको, तो जो भी निकल के आएगा वो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आप यहां कह सकते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इस सिचुएशन में ये नेगेटिव हो जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था जो 2 नंबर का था। इन दिस सिचुएशन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि आप बाहर से कम कमा रहे हैं। मान लीजिए आप 90 रुपये कमा रहे हैं और आप बाहर वालों को दे कितना रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये होता है कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। ये पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना सही था, इसमें बहुत सारा आपको झंझट नहीं करना है। तो उम्मीद है कि पहले क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी नहीं रही होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चेक कर लिया होगा कि आपका जो आपने आंसर राइटिंग जो आप करके आए कॉपीज में, अगर आपने इस तरीके से दिया होगा आंसर तो आपका आंसर जो है सही माना जाएगा, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। ये क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ ना। इफ और बट की इकोनॉमिक्स में कोई बात नहीं होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा, दिस इज रिलेटेड टू द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और यहाँ पे आपको कुछ टेबल और प्रेजेंटेशन दिया हुआ था, एक टेबल दी हुई थी, उसमें आपको टेबल देकर के पूछा गया था कि आप यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स निकालिए, यानी कि MPS निकालिए। और इसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन जो है A और B करके दिए गए थे। सेकंड वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू इस टेबल के अंदर क्या होने वाली है। ये एक टेबल पर बेस्ड हमारे 2 क्वेश्चन थे, एक नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सब डिवाइडेड थे पार्ट्स में। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा जो ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से आया था आपके लिए। देखिए, बहुत इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे एक टेबल दी हुई थी, टेबल कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। ये हेड्स खोले गए थे, यहाँ पर सबसे पहले इनकम लिखा गया था और इधर सेविंग्स का डेटा दिया गया था, ठीक है। ये आप देख लीजिए, आपका मिला लीजिएगा आप लोग। इनकम दिया हुआ था 0, 50, ये 50 के रेस्पेक्ट में था, 150 और ये 200 तक था टेबल। और यहाँ पे आपका दिया हुआ था -20, -10, 0 और 30, और इसके बाद ये दिया हुआ था 60, ठीक है। A और B करके क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे एक नंबर में। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात ये थी यहाँ पर कि क्वेश्चन को जिस बच्चे ने अगर इसमें ठीक पढ़ लिया है उसी का आंसर सही हुआ है, अदरवाइज ज़्यादातर बच्चों ने गलतियाँ की होंगी, ऑब्वियसली की भी हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन सही है तो देखिए आपको कैसे करना था। क्वेश्चन को पढ़ना था। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है सबसे पहले कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि आपको MPS निकालना है। लेकिन क्वेश्चन को आगे और पढ़ना है।
एमपीएस निकालना है किस लेवल पर? एट द लेवल ऑफ 150 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। जहां पे आपका इनकम लेवल 150 करोड़ है तो आपको इस पॉइंट पर एमपीएस फाइंड आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की यही है, बस क्वेश्चन सब जानते हैं एमपीएस निकालना। तो सबसे पहले आइए एमपीएस का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जिसका फॉर्मूला हम पुटअप करने जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसके लिए भी आप ये फॉर्मूला पुटअप करते हैं, हमेशा ये बात याद रखेंगे आप कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो पहले चेंज किस में आएगा? इनकम में चेंज आएगा। आफ्टर दैट सेविंग में क्या चेंज आएगा ये बताएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इस फॉर्मूले की खास बात ये होती है, हमेशा जब भी प्रोपेंसिटीज के फॉर्मूले आप पुटअप करते हैं तो हमेशा जिसमें पहले चेंज होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये खास बात है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? ठीक है, ओके, फटाफट सॉल्व करते हैं। डेल्टा एस और डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, केवल ये वैल्यूज हैं तो आप ही को निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको निकालना ही है। लेकिन किस लेवल पर? इस लेवल पर। तो देखिए जब इस लेवल पर पूछा है तो इससे पहले वाले लेवल से चेंज निकालेंगे। 100 और 150 का चेंज कितना हुआ? 50, और इसका कितना हुआ? 30। डेटा पुट कर दीजिए। सेविंग का डेटा कितना चेंज हुआ? 30, और इनकम का कितना चेंज हुआ? 50। 0 से 0 को सब्सट्रैक्ट करोगे, 3 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा आपका? 0.6। तो पहला एक नंबर का जो क्वेश्चन था वो ये था। जिस बच्चे ने ये लिखा है उसको भी नंबर मिलेगा, जिसने ये भी निकाला उसको भी नंबर मिलेगा। हमेशा सीबीएसई में नंबर जब दिए जाते हैं तो पार्ट्स में दिए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, और स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, ठीक है। सेकंड उन्होंने पूछा है कि इन दिस सिचुएशन ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि सी बार की वैल्यू क्या होगी। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सी बार जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कोई ना कोई वैल्यू जो है अपने आप में हमेशा रखेगा। और सी बार क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहली सिचुएशन में चलेंगे, इनकम कितना? 0 है, और सेविंग दिया हुआ है, -20। इसका मतलब इनकम नहीं है और सेविंग -20 में, तो कंजम्पशन आप फिर भी कर रहे होंगे क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 होता ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा इस सिचुएशन में आपका जो डेटा है, जो सी बार का जो डेटा निकल करके आएगा वो 20 पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि आप इस पोजीशन तक आप -20 क्यों गए? आपकी सेविंग -20 क्यों गई? क्योंकि आपने 20 रुपए का कंजम्पशन किया इस लेवल पर, इनकम के ना होते हुए भी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसलिए आप बहुत लॉजिकली आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। आपका जो यहां पर ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का जो डेटा निकल के आएगा वो 20 आएगा, लेकिन पॉजिटिव ध्यान रखेंगे क्योंकि सेविंग्स -20 है, इसके अपोजिट में हमेशा रहेगा स्टार्टिंग में। तो जिस बच्चे के आंसर ये आ रहे हैं उसको प्रॉपर मार्क्स मिलते चले जाएंगे। बाकी के बच्चे जिन्होंने इसको ठीक नहीं किया है उनको यहाँ पे नंबर मिलने वाले नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 वाला जो क्वेश्चन था मुझे लगा इस पूरे पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत कम बच्चे आई थिंक ऐसे होंगे जिन्होंने इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश की होगी, डिफेंड भी किया होगा, किसी ने रिफ्यूट भी किया होगा क्वेश्चन को। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पढ़ करके क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जब आप इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर इक्विलिब्रियम की अगर सिचुएशन है या फिर उसके बाद अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है, ठीक है, एक्सेस डिमांड की, तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा? ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। तो देखिए किस सिचुएशन की वो लोग बात कर रहे थे। ये आपका डायग्राम है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओ है, ठीक है। यहां पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे ADAS लेंगे और यहां पर आप आउटपुट लेकर के चलेंगे। ये क्लियर डायग्राम्स में मैंने बता ही दिया था पहले ही। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इनकम लाइन होगी वो रेफरेंस लाइन होगी, ये वाली वाई, ठीक है, ये इनकम लाइन होगी और यही सेविंग कर्व होगा आपका यहाँ पे, यानी कि यही AS होगा, एग्रीगेट सप्लाई। स्टार्टिंग में आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से आपने एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया और दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कि एक्सेस डिमांड किस कंडीशन में होगी? जब AD इज ग्रेटर देन AS होगा। तो ये सिचुएशन यहां पे कहां है? यहां AD इज ग्रेटर देन AS है इस सिचुएशन में। और एक एक्सेस डिमांड
वो कह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस डिमांड और ज्यादा हो जाए तो क्या सिचुएशन बन सकती है? भाई ये सिचुएशन बन जाएगी, और तो क्या इससे ज्यादा, ये AD1 हो जाएगा आपका। इस पॉइंट के बाद में अगर एक्सेस डिमांड होती है तब क्वेश्चन पूछा गया है क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? ये क्वेश्चन है, आपको यस और नो करना है, डिफेंड करना है अपने स्टेटमेंट को। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट की कोई कंडीशन आती है, मान लीजिए दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपके जो भी रिसोर्स हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हैं, फुली यूटिलाइज्ड हैं, आपने उनका पूरा उपयोग कर लिया है, इसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। और अब भी अगर एक्सेस डिमांड होती है और उसकी वजह से यहां पे डिमांड बढ़ जाती है, तो ये देखिए किस सिचुएशन में आपको लेकर के जाएगी, ये केवल और केवल आपका इन्फ्लेशन बढ़ाएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाएगी। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया, रिफ्यूट। अगर जिस बच्चे ने ऐसे आंसर लिखा है या ऐसे मेंशन किया है उसको नंबर मिलेंगे, बाकी बच्चों को जो है यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले मेरे हिसाब से नहीं हैं। तो इकोनॉमिक्स में यही होता है कि आप किस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पूरा का पूरा आपको दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो गया रॉन्ग। अब आपने क्या दिया वो आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो ये था कि अर्बन एरियाज जो होते हैं वहां पर जो वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट रेट होता है, वुमेन्स का जो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो रूरल एरिया से कम क्यों होता है, यानी कि शहरी क्षेत्र में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो होती हैं उनकी तुलना में कम रोजगार में क्यों लगी हुई होती हैं, उसके रीजन लिखने थे आपको। तो देखिए यहां पे ये अर्बन है यानी शहरी क्षेत्र, और ये रूरल है ग्रामीण क्षेत्र, दोनों तरफ महिलाएं हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, यहां पर महिलाएं ज्यादातर आपको काम करती हुई नजर आएंगी, लेकिन सिटीज में महिलाएं क्या है, या तो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होती हैं, प्रॉपर वर्किंग में होती हैं, या फिर काम नहीं करती। बिकॉज रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? रीजंस अर्बन में काम ना करने के, यानी कि कम जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट के, या कम काम करती हैं महिलाएं। स्पेशल महिलाओं के बारे में, वुमेन्स के बारे में क्वेश्चन है। एक तो देखिए फैमिली जो इनकम होती है, फैमिली इनकम ये सफिशिएंट होती है, इसलिए उनको जरूरत नहीं है कि महिलाएं जो है काम पर जाएं, पहली बात। लेकिन गांव में आपने देखा होगा, गांव में गरीबी बहुत ज्यादा रहती है, पुरुष भी काम करता है, महिला भी साथ में काम करेगी, और डिफरेंट सेक्टर्स में करेगी, लाइक दैट एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, ठीक है, इसके बाद में फिशरीज हुआ। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स आपको मिलेंगे। माइनिंग में भी महिलाएं लगी हुई रहती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब शहर की महिला को आप खुदाई करने भेज दोगे माइनिंग में, तो जाएगी क्या? नहीं जाएगी, मेरे तो हस्बैंड जो है वो कमाते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इस तरीके के बहुत सारे रीजंस वहां पे देने थे कि ये रीजंस जो है ये हो सकते हैं। और या फिर एक ये भी हो सकता है कि अर्बन एरियाज में जो जॉब मिलेंगे आपको मोस्टली हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे। आपको इसके लिए हाईली क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि सभी महिलाएं बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हो, उनको नौकरी नहीं मिलेगी जब तक कि वो क्वालिफाइड नहीं होंगी। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, वहां पे काम करने के लिए बहुत ज्यादा आपको स्किल्ड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका जो वर्किंग कल्चर होता है वो प्राइमरी सेक्टर में होता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट मिलता है महिलाओं में, ठीक है, रोजगार में लगी हुई मिलती है महिलाएं, चाहे वो 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए पर डे का रोजगार हो, लेकिन गांव की महिला ज्यादा काम करती है शहर की महिला के। ये क्वेश्चन था आपका, आपको डिफेंड करना था। तो इस तरीके से अगर आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर हो गया सही। अगर इस तरीके के पॉइंट्स आपने नहीं दिए हैं तो आपका आंसर हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, अगर आप पब्लिक व्हीकल्स का यूज करेंगे, पब्लिक व्हीकल जानते हैं, जैसे कि आप रोडवेज बस में जाएंगे, तो किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होगा? तो बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहला रीजन तो यही होगा कि इससे क्या होगा, डायरेक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल होने के साथ साथ ही क्या होगा, जब सब लोग केवल एक ही बस का यूज करेंगे, इट मींस आप लोग जो है बहुत सारे व्हीकल्स का यूज ना करके सिर्फ एक व्हीकल यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब जो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो हम सेव कर पाएंगे। तो जो हमारे रिसोर्स हैं उनको हम क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इस तरीके के अगर लॉजिक आपने लगाए, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब आप एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं
पॉल्यूशन के टाइप आप पूरे उसमें लिख सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और जो भी है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है। और एक जो कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट कटिंग का भी काम करेगा ये। अगर आप अपनी मारुति लेकर के जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है खर्चा आएगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं कि कॉस्ट कटिंग भी इससे होगी। आपकी इंडिविजुअल लेवल पे लिखें, लेकिन इसको आपको इंडिविजुअल लेवल पे लिखना है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, और भी रीजंस लिख सकते हैं, जैसे क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट जो डिग्रेड होता है वो नहीं होगा, तो इसको हम जो है रोक पाएंगे। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो है वो नहीं होगा जब आप पब्लिक व्हीकल का यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अपने इंडिविजुअल्स का नहीं करेंगे। तो ये ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो है ही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप डेवलप तो करिए, यानी विकास तो करिए, डेवलपमेंट तो करिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा करके रखना, उनकी भी आवश्यकताएं रहेंगी भविष्य में। अगर ऐसा डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो फिर ये आपका हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, 2 नंबर का था। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको इसमें ऐड कर देने थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत सिंपल था, आपने किया ही होगा। ये डायरेक्ट आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में आकर के बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ये भी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 जो था, इसको आपको चॉइसेस दी गई थी। देयर आर 2 चॉइसेस, और पहली जो चॉइस थी वो आपको नेशनल इनकम से चूज करना था कि कौन सा काउंट किया जाएगा नेशनल इनकम में और कौन सा जो है काउंट नहीं किया जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन पे दिया हुआ था आपको, जिसमें आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हुए ये दिखाना था कि प्राइसेस बढ़ी हैं घटी, बस इतना सा क्वेश्चन था। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज थी। तो आपके पास भी पेपर होगा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया उसको। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर। सबसे पहले तो 2 स्टेटमेंट हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि नेशनल इनकम में ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। पहला है पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय ए फर्म। पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय ए फर्म, ये पूछा है कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन है। तो ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल ये ट्रांसफर पेमेंट का काम करेगा, और ट्रांसफर पेमेंट वन साइडेड होते हैं, और वन साइडेड जो पेमेंट होते हैं वो उनका कभी भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा नेशनल इनकम में, वो कभी काउंट नहीं होंगे। इतना सा आपको लॉजिक लिखना है, नो लिखना है, नो लिखते रीजन बताना है। तो ये हो गया आपका क्लियर। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा था कि अगर कोई टूरिस्ट है और वो यहां से इंडिया आकर के जो है परचेज करता है, मान लीजिए वो जयपुर के बाजार में आया और उसने सामान परचेज किया, बदले में पे किया, तो क्या उसने जो पेमेंट किया वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होगा, हमेशा ध्यान रखें। तो ये ऐड होगा बिकॉज वो एक्सपोर्ट के तौर पर काउंट होगा हमारा, क्योंकि हमने सेवा दी है उसको, गुड्स दी है। डायरेक्ट हम तो गुड्स कहेंगे, तो गुड्स के लिए सर्विस, गुड्स के तौर पर सर्विस दी है, सर्विस के बदले में उसने पेमेंट किया है, पेमेंट किया तो वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया। हम लेकर के नहीं गए इस बार, पर्यटक खुद आ गया, टूरिस्ट खुद आ गया और हमसे आके खरीद लिया यहाँ पे, तो इसलिए ऐड हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट है। रीजन ये हो जाएगा। आपको मिल जाएंगे पूरे मार्क्स अगर आपने इस तरीके से किया है, और अगर आपने ऐसे नहीं किया है तो भाई साहब आपको नहीं मिलेंगे नंबर। मैं आपको फिर प्रॉमिस कर देता हूँ। 6 का ही सेकंड पार्ट था, बहुत ईजी था, बहुत कठिन नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ। 6 का जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 में, उसमें आपको एक टेबल दी हुई थी और उस टेबल को इस तरीके से फ्रेम किया गया था। कई बच्चे टेबल देख के घबरा जाते हैं, अरे मैथमेटिक्स जैसा क्वेश्चन आ गया। नहीं बच्चों, घबराना नहीं था, आपको बहुत इजीली इसको सॉल्व करना है। देखो क्या दिया हुआ था, 2014 और 15 की प्राइसेस दी हुई थी और 16 और 17 की प्राइसेस दी हुई थी, ठीक है। और आपको ईयर दिया हुआ था इधर, ठीक है, ये आपका ईयर हो गया। और यहां पे आपको फिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डेटा दिया हुआ था। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डेटा था। डेटा क्या था वो देख लेते हैं, 6.5, 6.5, और इधर दिया हुआ था आपको 9 और 7.2। ये था क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? ये था कि आपको फाइंड आउट करना है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर तो बहुत इजी था, ये तो आप क्लासेज में पढ़ते हैं। क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, बस इतना सा होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके पहले ये निकालिए, तो 6.5 डिवाइड बाई 6.5 इंटू 100, तो क्या आ गया? ये तो डायरेक्ट 100 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऐसे निकाल लीजिए, तो सेकंड वाले का निकालोगे तो 9 डिवाइड बाई 7.2 इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा सकते हैं, अब ईजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 125।
क्लियर? इसको आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीजें आ गई। अब आपके पास 100 है और 125 है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि प्राइसेस में कितना चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया है। तो देखिए, आप देखिए 100 से प्राइसेस 125 तक रेज करके, तो इसका मतलब सीधा सा 25% इंक्रीज हो गया प्राइस को। ये लिख देना है बस। ये था आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उम्मीद करते हैं आप सबके पूरे नंबर आने चाहिए, क्योंकि बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में एक बात कही गई थी कि जो आजकल सिस्टम चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है भाई, आजकल क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो रही है एनर्जी के लिए ना। तो उन्हीं में से एक दिया था क्वेश्चन था आई थिंक बायोगैस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में बहुत ज़्यादा हम सॉल्व आपको नहीं करवाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको आप खुद अपने लेवल पे भी कर लेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है कि जब आप बायोफ्यूल्स का यूज करते हो तो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में डायरेक्ट योगदान रहता है, यस रहता है, आप कहेंगे यस रहता है। कैसे? देखिए, जब इन चीज़ों को करते हो ना आप, तो बायो कंपोस्टिंग की आई थिंक बात वो 7 नंबर में कर रहे थे। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि कोयला, पेट्रोल और ये सब इन चीज़ों से पॉल्यूशन होता है, तो ये पॉल्यूशन अवॉइड होगा। पॉल्यूशन नहीं होगा तो आपकी वाटर बॉडीज जितनी भी होंगी वो क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी वाटर बॉडीज। और जो आप डंप करते हो ना कूड़ा कचरा ये वो सब, जब आप इस तरीके की बायोगैसेज और ये सब इनको यूज करोगे तो वो सारा मटेरियल इनमें काम आएगा। तो जो हमारी सिविक अथॉरिटीज हैं, जिनको आप कहेंगे कि ऐसे संस्थान है जो ये काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बर्डन कम हो जाएगा, उनकी भी कॉस्ट कम आएगी, उनको भी छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। तो सिविक अथॉरिटीज के लिए भी बेनिफिशियरी है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो अचीव करेगा ही करेगा। तो ये क्वेश्चन था। कई बच्चों ने अपने तरीके से आंसर्स लिखे हैं, तो जिसने रिलेटिवली आंसर भी लिखा होगा उसको मार्क्स इसमें मिलेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन थे ये दोनों, 3-3 नंबर के, और इस तरीके से पूछा गया है। तो इसमें ओवरऑल ये होता है कि आप लगभग उस क्वेश्चन तक पहुंच जाएं थोड़ा थोड़ा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इंडियन इकोनॉमी से, जब आप पढ़ रहे होते हैं वहां पर यूनिट नंबर 2 में जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर एनर्जी के सोर्सेज में लिखी हुई है। ठीक है, तो जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एयर इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी जिसको बोलते हैं वो हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आजकल सौर ऊर्जा का बहुत ज्यादा चल रहा है, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट, ये अच्छा था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस प्रोग्राम के बारे में पूछा था और इसकी 2 कठिनाइयां पूछी थी कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी 1958 में चाइना को। तो 2 प्रॉब्लम्स मेजरली आई थी। एक तो ड्रॉट, अकाल पड़ गया वहां पे और लगभग 30 मिलियन पीपल्स डाइड। लगभग 30 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए थे। ठीक है, 30 मिलियन का मतलब क्या होता है समझते हैं? मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। समझ लेना, आप लोग नहीं समझते हैं तो 1 मिलियन में 10 लाख। ठीक है, तो 30 मिलियंस को काउंट करके ऐसे भी लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। नंबर 2 पर क्या हुआ कि जो रसिया है इसने क्या किया था चाइना के अंदर उस टाइम पर, अपने एक तरीके से जो टेक्निकल पर्सन होते हैं या जो इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए भेजे हुए थे, उनको एक तरीके से कहेंगे कि वापस बुला लिया था। ठीक है, तो वापस बुला लिया था जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस जो था इंडस्ट्रीज का वो चाइना में रुक गया था। ठीक है, तो इन्होंने वहां से इनको जो है एस्केप कर लिया, बाहर निकाल लिया, वापस बुला लिया अपनी कंट्री में, क्योंकि वहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। तो ये 2-3 बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ जो है चाइना को फेस करने को मिली थी उस टाइम पे। स्पेशली ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो प्रोग्राम था ये डायरेक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन से था जो चाइना में था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये 2 रीजन वहाँ पे बता देने थे मोस्टली, और इसके बशर्ते फिर सारे डेवलपमेंट रुक गए, क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो फिर आप कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करोगे। तो ये प्रॉब्लम्स चाइना ने फेस की थी। ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, तो इसमें सीधा सीधा लिखना था आपको इन 2-3 पॉइंट्स के थ्रू, और आपको ये नंबर जो है प्रॉपर मिलेंगे। ये भी हमारे यूनिट नंबर 2 में था और डायरेक्ट ये पुटअप किया गया आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में से। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको डेटा दिए गए थे और पूछा था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो चाइना से ज़्यादा क्यों है, एक रीज़न बताइए और चाइना का कम क्यों है। तो पहला रीज़न तो सिंपल सा है, वन चाइल्ड पॉलिसी जो है 1970s के दशक में इंट्रोड्यूस हो गई थी चाइना के अंदर। तो एक रीजन तो उनका ये, हमारे पास कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है। ठीक है,
और एक आपको उसमें ये लिखना है कि सेकंड नंबर पर कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो टेबल के अकॉर्डिंग दिखाना था कि कितना ज्यादा है, ज्यादा तो है उसमें पता चल रहा है, लेकिन दिखाना था कि कितना ज्यादा है, डबल है कितना है, वो जो भी डेटा उसमें दिया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो ये 2-3 रीजन आपको उसमें लिखने हैं बस। मेजरली आपको ये डेटा उसमें ऐड करना ही करना था। जिसने ये डेटा ऐड नहीं किया है उसको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, 3 में से 3 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे उसको, 3 में से उसको 1.5 नंबर 2 नंबर ही मिल पाएंगे। लेकिन जिसने ये डेटा ऐड कर दिए हैं उनको प्रॉपर नंबर मिलने के चांसेज हो जाते हैं। तो प्रॉपर पॉइंट्स में बात करिए, बहुत ज्यादा आपको लिखने करने की इकोनॉमिक्स में जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 में जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसमें आपको बोला गया था कि अगर बैंक रेट को हम इंक्रीज कर देंगे, बैंक रेट को, किसको, क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट कि बैंक रेट जो है मॉनेटरी टूल्स है, ध्यान रखें, आता है ना सबको, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बैंक रेट को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो इसका क्या असर पड़ेगा, किस पर, जो डिमांड है क्रेडिट के लिए उसके ऊपर। ठीक है, क्रेडिट की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। तो जब भी बैंक रेट हाई होगा तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनके लिए लोन का जो रेट होगा, लेंडिंग रेट जिसको आप बोलते हैं, तो ये लेंडिंग रेट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जब ये रेट्स हाई हो जाएंगे तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं ये जब लोन प्रोवाइड करेंगे कॉमन पीपल्स के लिए तो ये भी हाई रेट से प्रोवाइड करेंगे। और जब रेट इंटरेस्ट की बहुत ज्यादा रहती है तो आप लोग ज्यादा लोन लोगे या कम मांग करोगे, कम डिमांड करोगे ना, लेस डिमांड करोगे ना, तो डिमांड कैसी हो जाएगी आपकी, लेस डिमांड। तो जिस बच्चे ने इतना सा भी इंडिकेट कर दिया उसको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे, इस क्वेश्चन में एक भी नहीं काटा जाएगा। तो डिमांड इनवर्स इफेक्ट होगी, कम हो जाएगी डिमांड, है ना, अगर बैंक रेट बढ़ जाएगी तो। ठीक है, तो डिमांड कैसी होगी, एडवर्सली इफेक्ट होगी, कम हो जाएगी। इतना सा बस आपको, जिस बच्चे ने ऐसे लिख दिया है उसको पूरे नंबर, जिसने उल्टा सीधा चाहे 10 पेज भर दिए उसको 0 नंबर। सीधा सिंपल सा हिसाब रहता है इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बहुत अच्छा था। इसमें एक न्यूमेरिकल नेशनल इनकम का आया था आपको, जो बच्चों को कठिन लगा होगा, लेकिन उसके ऑप्शन में आपको एक और मिला था, इंटरनल चॉइस यहाँ पे आपको मिली थी। तो क्योंकि क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, तो चलिए आइए उसको लिखते हैं फटाफट और फिर खत्म करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले सॉल्व करा देता हूं, जो उसके रिलेशनशिप में क्वेश्चन आया था। एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात की गई थी। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है बाह्यताएं। ठीक है, और ये कब आती हैं, इसका दूसरा मतलब समझ सकते हैं कि आप एक तरीके से आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई लॉस हो रहा है, दोनों तरीके की हो सकती है। ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। ये दो चीज क्लियर हो गई आपकी। एक्सटर्नलिटीज दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे, मान लीजिए कि ये कोई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है और इस म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने कोई पार्क बनाया है। क्या बनाया बच्चों, पार्क। ठीक है, तो पार्क में जब आप घूमने के लिए आओगे तो आपको कोई कॉस्ट तो पे करना नहीं है, विदाउट कॉस्ट मिलेगा, जाइए घूमिए, सरकार का पार्क है। ठीक है, तो आपके लिए भी फायदेमंद है वो। ठीक है, पार्क के आसपास जो घर बने हुए हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन अगर आप पार्क में जाके स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ये सब, तो बाकी के लोगों के लिए भी वो नुकसानदायक हो जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस वाले लोगों के लिए भी दिक्कत होने लगेगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दो एग्जांपल्स यहां पे मैंने आपको बताया। इसी में सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ था कि एक्सपोर्ट जो होता है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका पार्ट क्यों नहीं होता। ठीक है, होता है या नहीं होता, तो नहीं होता। पहली बात तो ये क्लियर कर लेंगे आप। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर लेंगे कि एक्सपोर्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तो सेल होती है भाई, किसकी, गुड्स की या फिर सर्विस की, जबकि ये ऐसा नहीं होता। ये तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस होता है, इसलिए एक्सपोर्ट कभी भी इसका पार्ट नहीं होता। बस ये लिखना था आपको, पूरे नंबर मिलते हैं आपको। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था भाई साहब, है ना, पोर्शन में, ये 2 का, वो 3 का ऊपर वाला। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लिया ना हमने। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कराता हूं आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 जो था, ये क्या था, ये क्वेश्चन था कि आपको कोई भी 2 मॉनेटरी टूल्स पकड़ करके इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए पहली सिचुएशन, मॉनेटरी टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपका बैंक रेट हो सकता है, ठीक है, आपका रेपो रेट हो सकता है, ठीक है, आपका रिवर्स
रेपो रेट हो सकता है, ठीक है, थर्ड नंबर पर CRR हो सकता है, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन हो सकता है। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने इसका आंसर बैंक रेट इंक्रीज करके, ये इंक्रीज करके, ये इंक्रीज करके, CRR इंक्रीज करके, ये सेल करके, अगर इस तरीके से आंसर लिखा था इसका कि अगर हम इनको बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी इन्फ्लेशन पे कंट्रोल लगेगा, क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट्स महंगी हो जाएंगी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा और आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे रीजंस के साथ में अगर आपने लिखा होगा तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट था, जो केस स्टडी था, सभी बच्चों का सही होना चाहिए। अगर ये भी किसी बच्चे का गलत होता है तो इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता या फिर उसने कोशिश नहीं की है जानने की। और उसमें आपसे पूछा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, पूछा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बारे में पूछा, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा, तो ये तो आप जानते ही हैं, वो डायरेक्ट पैसेज में लिखा हुआ था। दो चीजें उसमें गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में बात की गई थी, उस प्रोग्राम के दो ऑब्जेक्ट पूछे थे, वो भी स्पेशली उस पैसेज में जब आप इस पेपर में पढ़ोगे तो डायरेक्ट दिए हुए थे, तो आपको केवल पैसेज से कॉपी करके वहाँ पे लिखना था कि कौन कौन से, जैसे बूस्ट अप करना था डेवलपमेंट को, और ये सब ऐसे इस तरीके की बातें, ट्रांसपोर्टेशन की बात थी उसमें, जो कार्गोज की बात थी, रेलवेज की बात थी, रोडवेज की बात थी, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन कर देनी थी। तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा इशू मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केस स्टडी थी, वो सामने आंसर था, उसमें से एक तरीके से ओपन बुक टेस्ट था ये, तो ये 5 नंबर का था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सारा। अब बच गया आपका एक क्वेश्चन जो 11वें नंबर का था, जो सबसे बच्चों को जिन्होंने कठिन लगा होगा, क्योंकि नेशनल इनकम से था तो बच्चे क्या करते नहीं है। उसमें नेशनल इनकम के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, नेशनल इनकम के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था आपसे कि नेट वैल्यू एडिशन, और वो भी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। किस पे निकालना है? फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्योंकि इसमें डेटाज हैं, तो मैं वर्बली आपको एक बार क्वेश्चन मेंशन कर दूं, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था, वैल्यू एडिशन मेथड के अकॉर्डिंग इसको आपको सॉल्व करना था। तो इसमें हाँ, ये क्वेश्चन मेरे पास है, यस, नेट वैल्यू एडिशन फाइंड आउट करना है फैक्टर कॉस्ट पे। आइटम्स जो दिए गए थे वो क्या क्या दिए गए थे? प्राइस पर यूनिट ये दी गई थी 20 रुपीज, ठीक है। आउटपुट सोल्ड जो है ये दिया हुआ था 1250 यूनिट, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी का डेटा दिया हुआ था 5000, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये दिया हुआ था 1000। ध्यान रखने की बात जो थी वो थी कि चेंज इन स्टॉक, जिसको आप डेल्टा चेंज इन स्टॉक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दिया हुआ था माइनस में 500, खास बात ध्यान रखने की है। और सिंगल यूज ऑफ गुड्स ये दिया हुआ था आपका 6000। सिंगल यूज ऑफ गुड फॉर प्रोड्यूसर लिखना, प्रोड्यूसर गुड्स, सॉरी गुड्स ध्यान रखेंगे। कौन सी गुड्स थी? प्रोड्यूसर गुड्स थी, कंज्यूमर नहीं थी, ध्यान रखेंगे। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या काम आती है? प्रोडक्शन करने में काम आती है, ठीक है। तो फाइनल एस्टिमेशन में तो आता ही नहीं है उनका, वैल्यू एडिशन की जब बात करते हैं। तो इससे निकालना था आपको नेट वैल्यू एडिशन अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड। तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इसमें आउटपुट सोल्ड कितना किया आपने? 1250 यूनिट, 1250 को बेचा, ठीक है। कितने के हिसाब से? 20 के हिसाब से। तो सिंपल सा है, 1250 इंटू 20 कर दीजिए। क्या ऐड करोगे, क्या होना चाहिए ऐड, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हो, ध्यान रखना है आपको। तो 1250 इंटू ये करेंगे तो सीधा सा आपका कितना आ जाएगा? 1250 इंटू 20 कर रहे हैं इसलिए 25,000 आ जाएगा। आ गया ना? अब देखिए क्या करना है। हमेशा जब फॉर्मूले में आप देखना उसमें, तो स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट आता है, चेंज इन स्टॉक जो होता है वो प्लस होता है, तो प्लस करिए, प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो चेंज इन स्टॉक क्या है? नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे -500 रहेगा, ये प्लस का साइन रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। लेकिन क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 25,000 - 500। यह कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आपको क्या है, एक्साइज ड्यूटी जो कि कैसा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट में नहीं आते हैं, इसलिए माइनस कर दीजिए, -5,000। और क्या बच गया? 1,000 रुपये में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो डेप्रीशिएशन तो होगा ही नहीं क्योंकि फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे थोड़ी ना गए, तो डेप्रीशिएशन को भी हटा दीजिए दूर, तो -1000, ठीक है। यहां तक आप लोग निकाल के लेके आए। अब देखिए क्या बचा है ओवरऑल इसमें से 6000 सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड है, तो मैंने पहले कह दिया था प्रोड्यूसर गुड तो कभी भी यहाँ पे काउंट होगी नहीं, वो तो प्रोसेस में आएगी नहीं, इस एस्टिमेशन में आएगी नहीं, इसको भी माइनस कर दीजिए, -6000।
काउंट कर लीजिए, ये इधर पॉजिटिव 25,000 है, 6 और 5 11 और 1 12, 12,500। तो 25,000 माइनस कितना रह गया 12,500, और ये सब डायरेक्ट आप ऐसे निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना बच गया 12 और 24, और ये तो पूरा 12,500 ही बच गया भाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सीधा सिंपल सा लॉजिक था, इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, बहुत ज़्यादा इसमें उल्टा सीधा निकालने की जरूरत नहीं है। और भी कई स्टेप से बच्चों ने निकाला होगा, किसी ने डायरेक्ट ना निकाल करके कोई बीच के स्टेप्स निकाल करके फिर वापस से नेट वैल्यू एडिशन पे आए होंगे, फैक्टर कॉस्ट पे आए होंगे। हो सकता है किसी ने पहले मार्केट प्राइस पे निकाला हो, फिर उसके बाद में से इस तरीके से सब्सट्रैक्ट किया हो। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ ऐड होगी, कौन सी ऐड नहीं करनी थी आपको। बस अगर आपका आंसर इतना आएगा तो आपका सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो ओवरऑल ये जो हमने बात की थी इस वीडियो में आज के जो वीडियो में आपको हमने ये पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। आप अपने आंसर्स जो है इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ऐसे बातें नहीं की हैं और अदरवाइज दूसरी चीज़ें आप लिख करके आएँ तो बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगली वीडियोस देखने के लिए, इकोनॉमिक्स के बाकी चैप्टर्स की बात करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे के जो चैप्टर्स हैं हम आपको अपने चैनल पर पढ़ाते रहेंगे। इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, आप कभी भी उनको देख सकते हैं। सो ठीक है, और आप अपना पेपर उठाइए, पेपर में मैच करिए फटाफट, और होप सो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। सो ठीक है, हैव ए गुड डे, बाय बाय।